दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 12 देखने जा रहे हैं। 12 इसमें इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी है। इससे पहले हमने 10वां टेस्ट डाला था। टेस्ट हमारा वीडियो अपलोड है। 11वां टेस्ट जो है वो करंट अफेयर्स का था, जो कि काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स था, मतलब 2023 का करंट अफेयर्स था। इस वजह से इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट एंड साइंस का इसमें 150 क्वेश्चन होगा और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। पिछला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं उसको हमारे चैनल पे। काफ़ी बढ़िया इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है और काफ़ी डिटेल जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है अगर टेस्ट लगा लेते हैं इसका। तो जितने 9-10 टेस्ट हुए हैं जीएस वर्ड के, वो पूरा सब्जेक्ट वाले टेस्ट हैं। फुल सब्जेक्ट है उसमें, सिंगल सब्जेक्ट वाले टेस्ट। जैसे इन्वायरमेंट का हो गया, साइंस का था, हिस्ट्री या पॉलिटी, इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट थे इसके। 9-10 पेपर जो हुए हैं। बाकी अभी इसके फुल टेस्ट भी आएंगे। और ये जो टेस्ट है 2024 वाला पीसीएस के लिए, 2025 के पीसीएस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला है, हाल ही में एनटीसीए, मतलब एनटीसीए का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, द्वारा रिपोर्ट जारी की गई जिसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। उसमें बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है कि भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। ठीक है, ये भारत के 2% भूभाग पर फैला हुआ है। तीसरा है, वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों का लगभग 75% आबादी भारत में है। चौथा है, बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो इसका पहला गलत है, क्योंकि 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं वर्तमान। अभी जब वीडियो बन रहा है 2024 के लास्ट में, दिसंबर में, तो 57 के आसपास टाइगर रिजर्व हैं। 57, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये भारत के 2% भूभाग में फैले हुए हैं, तो ये भी गलत है। ये भारत के जो है 2.3 है, 2.3 या 4 अभी हो गया है, 2.5 हो गया, सॉरी 2.5% एरिया में ये जो 57 टाइगर रिजर्व वो फैले हुए हैं। तीसरा है, वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों में 75% आबादी भारत में मौजूद है। तो तीसरा ठीक है इसमें। चौथा है, बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य एमपी हो गया है, तो भी ठीक है। तो 3 और 4 इसका सही है, डी आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित वन संरक्षण विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किस संशोधन का प्रावधान करता है? तो किस संशोधन का प्रावधान करता है 2023? पहला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, तो इसी करता है, बी आंसर इसका सही है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है, तो बी आंसर इसका ठीक है। तीसरा है, पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे कब दर्ज किया गया था? तो 28 जुलाई 2023, 6 जनवरी 2023, 5 जनवरी 2023, 21 जून 2023। तो इसका पहला सही है 28 जुलाई 2023 को। तो पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023 को दर्ज किया गया था। प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन जब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता से अधिक हो जाता है तब उसे प्लास्टिक ओवरशूट डे कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो जितना हमने जो प्लास्टिक अपशिष्ट का जो उत्पादन हुआ, तो प्लास्टिक अपशिष्ट का जो उत्पादन हुआ था तो वो ज़्यादा हो गया था उसके प्रबंधन से। तो प्रबंधन हो ही नहीं पा रहा है, प्लास्टिक का जो उत्पादन ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसी को कह रहा है ओवरशूट डे हो गया। तो अगर प्लास्टिक का प्रबंधन हो जाता, जितना उत्पादन होता, तो ओवरशूट डे ना होता। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या हुआ कि प्लास्टिक का जो कचरे का जितना उत्पादन हो गया, उस प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन उतना नहीं हो पाया, तो ओवरशूट डे हो गया। तो मतलब प्लास्टिक कचरा ज़्यादा हो जा रहा है, प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। तो याद रखिए, ए आंसर सही है इसका। अगला है, नीली अर्थव्यवस्था के बारे में बताना। तो नीली अर्थव्यवस्था के कितने घटक होते हैं? पूछ रहा, नीली अर्थव्यवस्था के कितने घटक होते हैं? तो इसके 5 घटक होते हैं, याद रखिएगा, 5 घटक होते हैं। सी आंसर सही है इसका। नीली अर्थव्यवस्था के 5 घटक होते हैं, जिसमें पहला है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है मत्स्यन, तीसरा है पर्यटन, चौथा है समुद्री परिवहन,
पाँचवा है अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, याद रखना। नवकरणीय ऊर्जा है, मत्स्य है, पर्यटन है, समुद्री परिवहन है, अपशिष्ट प्रबंधन है। पाँचवा है एक कार्बन क्रेडिट का मानक क्या होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट का मानक क्या होता है यही बताना है। तो 1000 टन, 1000 kg होता है, मतलब 1000 kg होता है। 1000 kg CO2 को कहते हैं एक कार्बन क्रेडिट। एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1000 kg CO2। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। बी आंसर सही है इसका। अगला है चर्चित हुंगा टोंगा हुंगा हाआपाई ज्वालामुखी किस महासागर में अवस्थित है। तो हिंद महासागर, अटलांटिक है, प्रशांत महासागर है, तो किस में अवस्थित है वही बताना है। पश्चिमी प्रशांत है, अटलांटिक है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। डी आंसर इसका सही है, पश्चिमी प्रशांत में अवस्थित है। तो जनवरी 2022 में हुंगा टोंगा में ज्वालामुखी प्रस्फुटन हुआ था, जिसमें समताप मंडल में जलवाष्प की मात्रा को 50% से 10% तक बढ़ा दिया था। ये 50% ने 5% से 10% बढ़ाया था। 5% से 10% से समताप मंडल में चले, समझ लीजिए एवरेज मान लीजिए 15, 16, 20 किलोमीटर, मान लीजिए 20 किलोमीटर से ऊपर चला गया था ये, और वहाँ पे जाके उसका जो आर्द्रता है समताप मंडल की वो बढ़ गई थी। ठीक है, टोंगा आइलैंड के पास ही प्रस्फुट होता, बहुत भयानक विस्फोट था इसमें। तो डी आंसर सही है। सातवां, निम्नलिखित रसायनों के समूह में कौन इंफो केमिकल समूह के अंतर्गत आता है। तो इंफो केमिकल के माध्यम से होने वाला जो रासायनिक संचार होता है वो पारिस्थितिकी अंतःक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे जीवों को अपने पर्यावरण को महसूस करने तथा जो जैसे मान लीजिए कोई प्राणी है उसको अपने शिकारियों को महसूस करना है, आहार पर पर्यावास या साथियों का पता लगाना है, तो यही केमिकल उनमें मदद करता है। तो वही है इंफो केमिकल समूह के अंदर क्या क्या आते हैं, हार्मोन आता है, फेरोमोन आता है, एलिलो केमिकल्स आते हैं। तो क्या आते हैं, तो इसमें सभी लोग आते हैं इसमें। डी आंसर से सभी, इन तीनों से ही पहचाना जाता है। कोई भी प्राणी होता है अपने खाने की चीज़ों को, पर्यावास को, अपने साथियों का, शिकारियों का उनको महसूस करता है, उसी को इंफो केमिकल कहते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कास का पठार किस राज्य में अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है। कास्ट का पठार, जो कास का पठार है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। फूलों की घाटी जिसको कहते हैं, उत्तराखंड स्थित फूलों की घाटी से अलग है ये फूलों की घाटी। ये पश्चिमी घाट के बायोस्फीयर क्षेत्र में आता है ये, और यह पठार आग्नेय शैलों से बना है। एक बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे कास का पठार में। बहुत फिल्मों की शूटिंग भी इधर होती है कास के पठार में। 9वां है 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है। तो रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, क्या है, रिड्यूस है। यहाँ पे देखेंगे सही समझ में आएगा। 3R इंग्लिश वाले में रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकिल। तो क्या होगा इसमें 9वें का बताइए। तो उसमें रिड्यूस होता है, फिर रीयूज होता है, फिर रिसाइकिल होता है। तो सी आंसर सही है इसका। तो अगला है भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 2070 तक। ठीक है, बी आंसर सही है, 2070 तक रखा है। अगला है 10 सूत्रीय एजेंडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 10 पॉइंट एजेंडा किससे संबंधित, गरीबी निवारण से, हरित ऊर्जा उत्पादन से, वृक्षारोपण से, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। तो किससे संबंधित है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। डी आंसर सही है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कथन पर विचार करना है। क्लाउड सीडिंग मौसम में कृत्रिम तरीके से बदलाव करने की एक तकनीक है। क्लाउड सीडिंग मौसम में नहीं तकनीक है, इसकी सहायता से कृत्रिम तरीके से वर्षा कराई जाती है। ठीक है, 12 का पहला ठीक है। दूसरा है यह तकनीक उस स्थिति में काम आती है जब वायुमंडल में पहले से बादल मौजूद न हो। तो ये गलत है, तो केवल एक सही है इसमें। तो क्लाउड सीडिंग कृत्रिम तरीके से वर्षा कराने की एक तकनीक है,
यह तकनीक उस स्थिति में काम आती है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल मौजूद होते हैं। तो हाल ही में जो आईआईटी कानपुर के जो क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था, तो उसी पे बेस एक क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार करना है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी के एक अभियान के रूप में 1972 में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नहीं, ये गलत है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो कौन सा है? तो पहला इसमें गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों ही गलत है। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी है, एक अभियान के रूप में 1973 से मना रहा है इसको। 1973 से 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। दूसरा जो है 5 जून 2023 को 50वीं वर्षगांठ थी, 50वीं थी, ठीक है, 51वीं नहीं थी। 2024 में जो थी 51वीं थी, 51 था। तो दोनों ही कथन गलत है, डी आंसर सही है इसका। 14 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो पहला गलत है इसका, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था, उपराष्ट्रपति दिए थे इसको, ठीक है, इसलिए गलत है पहला। दूसरा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 2018 में शुरू किया गया था, तो दूसरा ठीक है। तीसरा है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार एमपी को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ तो तीसरा इसका ठीक है। चौथा है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिला बालासोर है। बालासोर नहीं, गंजम जिला है, ये गंजाम जिला है उड़ीसा का, इसलिए गलत है। तो असत्य कथन पूछा है हमसे, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 1 और 4 असत्य हैं, बाकी 2 सही हैं। 2, 3 ठीक है इसमें, और 1 और 4 असत्य हैं। तो सी आंसर सही है, 1 और 4 असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है। तो पहली सबसे जो भारतीय मिसाइल थी उसका नाम क्या था। तो अग्नि थी, सागरिका थी, पृथ्वी थी, धनुष थी। तो पृथ्वी थी, सी आंसर सही है। अगर पहली मिसाइल जो पृथ्वी थी भारत की, जिसे 2003 में IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। तो सी आंसर सही है। अगला है, एडूसैट से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय से? तो पहला है, रॉकेट जिसका प्रयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाएगा। दूसरा है, सौर मंडल में खोजा गया नया उपग्रह है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है इसका। तीसरा है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच पाया जाता है। तो ये भी गलत है, डी इसका सही आंसर है। इसके द्वारा इसरो द्वारा निर्मित भारतीय उपग्रह है ये। तो डी आंसर इसका ठीक है। तो यह इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह है जो 20 सितंबर 2004 को ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से GSLV से लॉन्च किया गया था। यह शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला समर्पित उपग्रह था। शिक्षा के क्षेत्र के लिए भेजा गया था इसको। तो डी इसका सही आंसर है, बाकी सब गलत है। अगला है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह जो होते हैं किस वायुमंडलीय जो परत होती है, जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो किस मंडल में इसको रखा जाता है। तो संचार उपग्रह जो होते हैं तो उनको हमेशा बहिर्मंडल में रखे जाते हैं। सी आंसर सही। संचार उपग्रह हमेशा बहिर्मंडल में रखे जाते हैं, जो कि 400 किलोमीटर के आसपास के ऊपर के होते हैं, ठीक है। सर्न का मुख्यालय कहाँ है। तो सर्न के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है, तो जेनेवा में है। ए आंसर सही है इसका। सर्न जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए जो संस्था है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है ये, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गार्ड पार्टिकल निम्न में से किससे कहा जाता है। गार्ड पार्टिकल हमेशा हिग्स बोसान को कहा जाता है। तो बी से सही आंसर है, हिग्स बोसान को गार्ड पार्टिकल कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किस राज्य से हुई है।
द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? तो कुछ किस स्टेट से चालू किया गया है इसको? महाराष्ट्र से नहीं, तमिलनाडु से भी नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं, एमपी से चालू किया गया। डी आंसर सही है। तो पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है, याद रखिएगा। यह एक वंशानुगत रक्त रोग है, याद रखिए इसको भी। ये वंशानुगत रक्त रोग है जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को प्रभावित करता है। इस रोग में लाल रक्त कणिकाएं के जो आकार में परिवर्तित हो जाता है, आकार परिवर्तन हो जाता है, जैसे अर्धचंद्राकार बन जाता है, ऐसे उसकी जो सेल होते हैं कमज़ोर हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं उनको। स्टेम सेल थेरेपी के संदर्भ में सत्य कथनों का कूट बनाइए। तो इस प्रकार की कोशिका में शरीर के किसी भी अंग के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है, तो ठीक है पहला। दूसरा, स्टेम सेल थेरेपी के प्रत्यारोपण से स्टेम कोशिकाएं किसी भी व्यक्ति से ली जा सकती हैं, ठीक है। तीसरा है, स्टेम सेल थेरेपी में प्रत्यारोपण के दौरान मरीज स्वयं अपना डोनर होता है। तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो स्टेम सेल थेरेपी के प्रत्यारोपण में स्टेम सेल कोशिका किसी भी व्यक्ति से ली जा सकती है, तो किसी व्यक्ति से नहीं ली जा सकती। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है, डी आंसर सही है। तो स्टेम सेल जो कोशिका होती है, ऐसी कोशिका होती है जिससे शरीर के किसी अंग के रूप में उसे विकसित किया जा सकता है, और वो क्षमता रखती है उसका विकसित होने की। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल भी सकती है। और स्टेम सेल जो प्रत्यारोपण होता है, तो स्टेम सेल कोशिकाएं उसी व्यक्ति से ली जाती हैं जिनका प्रत्यारोपण करना होगा, यानी मरीज खुद उसका डोनर होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये किसी से नहीं ली जा सकती। दूसरा इसका गलत है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री किस देश की राजकीय यात्रा पर वहां की प्रथम महिला को पर्यावरण अनुकूल प्रयोगशाला में निर्मित हीरा भेंट किया? किसको भेंट किया था भाई? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इजराइल। तो किसको दे दिए हैं? यूएस में दिए हैं, यूएसए, ठीक है। यूएसए में गए थे तो उन्हीं को दिए हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने कोशिका संवर्धित मांस, ठीक है, सेलुलर कल्चर्ड मीट बना दिया है, की बिक्री पे मंजूरी दे दी है? उसकी बिक्री पे जो लैब में जो मांस बन रही हैं उनको मंजूरी प्रदान कर दी है, तो वो कौन सा देश है? तो यूएसए है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो कौन है वो? तो सिंगापुर, डी आंसर सही है। तो लैब में बनी वहाँ मांस से बिकेंगी, याद रखिएगा भैया। देश में पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। अगला है 24 नंबर का, कि हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने वाले एक नए क्षुद्रग्रह की खोज की है, इसका नाम क्या है? तो 2023 FW13 यही नाम है इसका। 2023 FW13 सेरस भी नहीं है, वेस्ता भी नहीं है, पल्लस भी नहीं है। 25वां है, चंद्रयान 3 निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रमा पर उतरा था? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है, उसमें सब हवा हो जाता है। तो याद रखिएगा किस दिन उतरा था, इंपॉर्टेंट जो डेट है उसको याद रखिएगा। तो कब उतरा था बताइए? तो चंद्रयान 3 जो था 23 अगस्त 2023 को उतरा था, याद रखिएगा। 3 है, 23 अगस्त 2023 को। 23 कामा ने बीच में 20 डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। तो बी आंसर इसका सही है। अगला है, हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीकी दक्षता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे हथियार प्रणाली है जो ध्वनि की गति के समान रफ्तार से उड़ान भरती है। दूसरा है, हाइपरसोनिक मिसाइल पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। हाल ही में ईरान देश ने स्वदेशी निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है। तो कौन सा कथन सत्य है, यही बताना है। तो केवल 3 ही इसका सत्य आंसर है, सी इसका आंसर सही है। पहला इसका गलत है, दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है? हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक स्पीड का होता है, हाइपरसोनिक स्पीड वो स्पीड होती है जो ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक तेज से चले, ठीक है, 5 गुना अधिक तेज होती है, 5 मैक से अधिक स्पीड होती है उसकी। ध्वनि की जो स्पीड होती है वो 1 मैक होती है, 1 मैक। मगर जो हाइपरसोनिक होती है वो 5 मैक 5 मैक से ऊपर स्पीड होती है उनकी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ान भरती है, स्पीड उनकी ज़्यादा रहती है, ऊंचाई पर ज़्यादा नहीं जाती वो लोग, ऊंचाई लगभग उतनी रहती है
ठीक है, तो पहला दूसरा गलत है। अगर 5 मैक से या लगभग समझ लीजिए 6178 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं, 6174 किलोमीटर पर हार चलती हैं वो, समझ लीजिए इतनी स्पीड होती है उनकी। 1 घंटा में 6174 किलोमीटर दूर चले जाएंगे भाई, ध्यान देना इसको। अगला है जैव मंडल का भाग नहीं है। तो जैव मंडल का भाग नहीं है क्या? बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है। बायोस्फीयर का पार्ट क्या नहीं है? तो जल मंडल, वायुमंडल, अतल मंडल, समताप मंडल। तो डी वाला है इसमें, समताप मंडल। ठीक है, अगला है 28 में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार करना है। पहला है कई खाद्य जाल मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं, या एक से अधिक खाद्य जाल मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं। दूसरा, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो एक खाद्य श्रृंखला होती है, एक खाद्य जाल होती है। तो इसका पहला वाला गलत है। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, तो इसलिए पहला वाला गलत हो गया। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। दूसरा ठीक है, तो केवल बी आंसर सही है इसका, केवल एक सही है। तो याद रखिएगा, खाद्य जैसे प्रकृति में जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो कई तरीके की होती हैं, या कई प्रजातियां अलग अलग तरीके से खाद्य श्रृंखलाओं पर डिपेंड होती हैं। बहुत लाखों करोड़ों जो हमारे जीव जंतु हैं, सबकी खाद्य श्रृंखला अलग अलग होती है। तो उन श्रृंखलाओं को सब मिला देते हैं। कई श्रृंखला जब मिल जाती है एक ही सिस्टम में, तो उसमें खाद्य जाल बन जाता है। तो खाद्य जाल बन जाता है, तो खाद्य जाल में अगर एक खाद्यान्न नहीं मिलता, दूसरे खाद्यान्न पे चला जाता है। तो जब खाद्य श्रृंखला अगर पूरी खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल जब होता है मजबूत होता है, तो खाने बिना कोई जीव मरता नहीं है। और उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। तो ये सत्य है, तो केवल एक सत्य है, बी वाला। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्दाहारी कौन होता है? डिट्रोवोरस कहते हैं उसको। खरगोश है, शेर है, बाज है, मक्खी है, तो कौन है इसमें बताइए। यूपीएससी से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछा है। एक एग्जाम में, एक टेस्ट में, मतलब कि पेपर में 3 क्वेश्चन पूछ देता है इसी पे, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो खरगोश नहीं है, शेर भी नहीं है, बाज भी नहीं, तो डी कहते हैं इसको। तो जो अपरदाहारी जो होते हैं, अपरद या कूड़े को खाने वाले होते हैं, जिसमें जैविक कचरा, मलबा, जंतुओं के सूखे मल को खाता है, अपरदहारी होता है वो। जैसे मक्खियाँ हो गई, काकरोच हो गया, केचुआ हो गया, दीमक हो गया, ये लोग होते हैं। लाइकेन 2 प्रकार के जीवों का एक संघ है। तो कौन कौन से जीव है? तो शैवाल है और कवक है। ये आंसर सही है, शैवाल और कवक का है वो मिक्सर होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित विचार करना है। तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो उपयुक्त में से पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है वायुमंडल में, वो क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण को छोड़ के सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं, तो सी आंसर सही है। प्रकाश संश्लेषण ऐसा चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। बाकी जितने जंतु हैं सब छोड़ते हैं, तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। 32 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक दशाओं से संबंधित नहीं है अजैविक दशाओं से। तो कौन सा नहीं है? तो जल है, मृदा है, तापमान है, वर्षापात है। कौन सा नहीं है बताना है। तो अजैविक दशाओं से संबंधित नहीं है, तो सब तो अजैविक ही हैं इसमें। जल भी अजैव है, मृदा भी, तापमान भी, वर्षा भी, तो इनमें से कोई नहीं, बी आंसर सही है। सब अजैविक हैं इसमें। जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। इसमें प्रजाति विविधता आता है, आनुवांशिक विविधता और परितंत्र विविधता होती है। तो प्रजाति विविधता, दूसरा है आनुवांशिक विविधता, और चौथा जो होता है वो परितंत्र विविधता होता है। तो 3 इसका आता है। ठीक है, तो ए आंसर सही है। अगला है IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1946, 1948, 1956, 1958। तो 1946 में कि 1956 में, कब हुई थी बताइए? 1948 में हुई थी इसकी। ठीक है, बी आंसर सही है, 1948 में हुई थी। अगला है बांदीपुर को निम्नलिखित में से
किसके लिए जाना जाता है? तो बांदीपुर एक राष्ट्रीय उद्यान है, डी आंसर सही है, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो नीलगिरी और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का ही भाग है। याद रखिएगा, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का कि वी मैक्स क्या है? वी मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैव प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, मिसाइल प्रौद्योगिकी से, संचार प्रौद्योगिकी से। तो वी मैक्स किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से, डी आंसर सही है, संचार प्रौद्योगिकी से। वी मैक्स आप लगाए भी होंगे अपने यहाँ, ये वाईफाई का एक जरिया होता है। तो अपने शहरों में जो थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा तो आज से लगभग 5-6 साल पहले भी वाई मैक्स का वो लगता था, वाईफाई लोग लगवाते थे अपने घरों में, स्पीड अच्छी आती थी नेट चलाने के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणोदक की श्रेणी में नहीं आता? तो प्रणोदक कौन सा नहीं है? प्रोपेलेंट होता है जो प्रणोदक जो यूज होता है मिसाइलों में। कृत्रिम रबर, द्रव हाइड्रोजन, सेलुलोज के यौगिक, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा प्रणोदक की श्रेणी में आता है पूछा है? तो सभी आते हैं इसमें, डी आंसर सही है। तो प्रणोदक जो है यान के ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। तो मुख्यतः उन ईंधन को जो कि प्रक्षेपयान को आवश्यक धक्का या बल प्रदान करते हैं और आसानी से जल सकें या प्रणोदक कराते हैं। जैसे कृत्रिम रबर हो गया, द्रव हाइड्रोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, कि विभिन्न यौगिक जो होते हैं ये सब प्रोपेलेंट होते हैं, जो कि द्रव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि जो होते हैं उसके अक्षकारक होते हैं, उनको दोनों मिल के जलते हैं। ठीक है, अगला है अवतार। तो एरोबिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एटमॉस्फेरिक रिसर्च, तो क्या है ये, इसको बताना है। तो पनडुब्बी है, अंतरिक्ष यान है, ड्रोन है, अग्निरोधी वस्त्र है। तो ये अंतरिक्ष यान है, बी आंसर इसका सही है, अंतरिक्ष यान है। तो ऐसा ये अंतरिक्ष यान है जो कि वैज्ञानिक इसको बहुउद्देशीय स्वप्रणोदित अंतरिक्ष यान का विकास इसलिए कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में कार्य प्रक्रिया को पूर्ण करके ये वापस फिर से पृथ्वी पर चला है, वायुमंडल में प्रवेश करे और पृथ्वी पर उतरने में सक्षम होगा ये। ठीक है, तो इसका नाम अवतार रखें। तो भारतीय अंतरिक्ष यान है ये। 39 नंबर को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नासा है यूएसए का, जाक्सा है जापान का, 4 होगा। ईएसए जो है यूरोप का है, 3 हो जाएगा। और रोस्कोसमोस जो है रूस का है, 2 हो जाएगा। 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, सी आंसर सही है। अगला है 40 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? दीर्घवृत्तीय कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, दीर्घवृत्तीय कक्षा पृथ्वी से 39,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कक्षा को माना जाता है। इस कक्षा में स्थापित एकमात्र उपग्रह मोलनिया है। तो कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है। तो दोनों ही सत्य हैं इसके। एक दो है इसका आंसर, तो दोनों ही सत्य हैं इसके। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्रायोजेनिक जो तकनीक होती है उसमें ताप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्रायोजेनिक तकनीक का ताप क्या होता है बताना है। तो 1 से 100 सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है, 0 से 150 सेल्सियस होता है, या 1000 से 100 से 200 सेल्सियस होता है, और इनमें से कोई नहीं होता। तो क्या होता है ये बताना है। तो कितना होता है बताइए। तो -0 से -150 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। बेल्सा, इजराइल से प्राप्त होने वाला फाल्कन रडार में कौन सी तकनीक प्रयोग की गई है? इजराइल से प्राप्त होने वाला जो फाल्कन रडार है उसमें कौन सी तकनीक प्रयोग की गई है? तो बराक, अवास्क, CMDS, WLR। तो क्या यूज किया गया है? तो बराक यूज किया गया, ए आंसर सही है। बराक को इजराइल के रफील आर्म्स ने विकसित किया है और यह प्रणाली पानी के भीतर से मार करने में वाले प्रक्षेपास्त्रों से युद्धपोतों की रक्षा के काम आती है। यह लंबवत लॉन्चर से दागी जाती है और चारों दिशाओं में घूम भी सकती है। तो बराक है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो मानव रहित टोही विमान कौन सा है?
तो निशांत है, ठीक है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, लक्ष्य है। और हल्के श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है। और जो चौथा है अर्जुन क्या है, तो टैंक आधारित स्वचालित तोप जो है अर्जुन है, तो स्वचालित नहीं है, डीजल इंजन वाला चलता है, डीजल इंजन वाला चलता है, डीजल इंजन वाला चलित है, स्वचालित नहीं है। जो अर्जुन टैंक पर आधारित स्वचालित जो टैंक है उसको भीम कहते हैं, तो भीम है जो वो स्वचालित है, अर्जुन स्वचालित नहीं है, भीम स्वचालित है, ठीक है। अगला है आकाश मिसाइल के बारे में बताना है, क्या सत्य है। तो आकाश सतह से हवा में प्रहार करने में सक्षम है, पहला इसका सत्य है। दूसरा यह मध्यम दूरी 25 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, तो ये भी सत्य है। तीसरा यह अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल के समकक्ष है। यह रैमजेट तकनीक पर आधारित मिसाइल है, तो सभी इसमें सत्य हैं। डी आंसर सही है, सभी सत्य हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये आकाश के बारे में कंप्लीट जानकारी है। इसका जो रैमजेट तकनीक पर आधारित इंजन है, इसका याद रखिएगा। अगला है प्रहारक क्षमता के आधार पर प्रक्षेपास्त्रों के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो प्रहारक क्षमता के आधार पर प्रक्षेपास्त्रों के कुल कितने प्रकार होते हैं बताना है, 2, 5, 4, 3। तो कितने पे होते हैं, तो 5 होते हैं, बी आंसर सही है। 5 प्रकार के होते हैं, जो सतह से सतह मार करने वाले, सतह से वायु में, वायु से वायु में, वायु से सतह पे और टैंक भेदी, ये 5 टाइप के होते हैं। तो बी आंसर सही है। 46 है यूनेस्को द्वारा मानव और जैवमंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। अभी इसको पिछले वाले टेस्ट में हमने बताया था इसको कि कब प्रारंभ किया गया था। तो मैब वाला जो प्रोग्राम था यूनेस्को द्वारा 1971 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए 1971 में इसको प्रारंभ कर दिया गया था। तो ए आंसर सही है इसका। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि समझौता जैव विविधता संबंधित नहीं है बताना है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया, आईची, मॉन्ट्रियल। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये संबंधित नहीं है, क्योंकि ये ओजोन क्षरण संबंधित है, ओजोन क्षरण से संबंधित है, ठीक है। डी आंसर सही है, ओजोन क्षरण से संबंधित है। 48वां निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002। तो बी जो है असंगत है इसमें। 48वें का जो बी है वो असंगत है। क्यों असंगत है कि जैव विविधता अधिनियम जो 1972 में बना था, ठीक है। 49 नंबर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्न कथनों में से क्या सत्य है। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर एक अभयारण्य मौजूद हो या नहीं, जिसे राज्य सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया हो। पहला ठीक है, राज्य सरकार ही करती है इसको। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सीमित मानव गतिविधियों को अनुमति दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कोई गतिविधि शामिल नहीं होती, तो ए आंसर सही है इसका, दूसरा गलत हो गया। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। राज्य के मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपवाद स्वरूप किसी ऐसी गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, मगर अपवाद स्वरूप होगा वो। अगला है जैवमंडल रांची क्षेत्र है, राज्य है, तो इसको बताना नोकरेक कहाँ है। तो नोकरेक श्रेणी कहाँ पे है आपको पता होगा तो तुम लगा देंगे, मेघालय है, 2 आंसर सही हो गया। डिब्रू सैखोवा का डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है, 1 हो गया। शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो आंध्र प्रदेश में है, तो 3 हो गया। कंचनजंगा कहाँ पे है, तो सिक्किम में, तो 4 हो गया। तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 सी इसका आंसर 85वें का सही है। याद रखिएगा इसको, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, नौकरेक पहाड़ी जहाँ पे है तो वहीं पे उसका होगा। डिब्रू सैखोवा डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो मेघालय में है, वो असम में है, तो उसको लगा दिया, ठीक है। एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में था, दिखाई देता है, तो क्या है ये। यूपीएससी ने इसको पूछा था 2017, 16, 17 में, 18 में पूछा था कभी। तो क्या है ये, तो वन्यजीव प्राणी जात का संरक्षित प्रजनन नहीं, बाघ अभ्यारण्य का रखरखाव, स्वदेशी उपग्रहों की सही संचालन प्रणाली, राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा। तो क्या है ये, तो 20 का सही है, बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव करना। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। 2008 में की गई थी, सी आंसर सही है, 2008 में प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला है
निम्नलिखित में से जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो जादव, मोलाई, पोमिंग, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह कहा जाता है। सी आंसर सही है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। 2002 में उन्होंने जल संरक्षण और प्रबंधन में समुदाय आधारित प्रयासों में अपनी अग्रणी कार्य भूमिका के लिए उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह है। 54 है कि निम्नलिखित में से कौन रडार की श्रेणी में नहीं आता? रानी, लक्ष्मी, अपर्णा, अग्नि-4। तो डी इसका सही है 54 का। अग्नि-4 जो है स्वदेशी निर्मित लंबी दूरी की 4000 किलोमीटर तक की मिसाइल है। 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये। तो डी इसका आंसर सही है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है? तो कौन सा आईआईटी है वो? तो आईआईटी मद्रास है वो। बी आंसर सही है। अगला है हाइड्रोपोनिक्स के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना। हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि पानी की खेती, इसमें जो जल में विलायकों को घोल के खनिजों को, पोषक तत्वों को पौधों में डाला, पौधों के लिए उसमें उपयोग किया जाता है। तो हाइपरसोनिक क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो पहला है यह मिट्टी का उपयोग किए बिना पौधों की खेती की एक तकनीक है। तो ठीक है पहला। यह प्रणाली तेजी से विकास, मजबूत पैदावार और बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। दोनों ही कथन सत्य है। इसका सी आंसर सही है। अगला है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया है? सीडैक, इसरो, TIRF, DRDO। तो व्योमित्र, आकाश का मित्र, ये कौन किया है? तो इसरो ने बनाया है। बी आंसर सही है। तो व्योमित्र जो है शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों व्योम और मित्र से मिलकर बना है। ठीक है ये। तो इसरो द्वारा निर्मित यह हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट प्रोटोटाइप है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ष गेल की स्थापना हुई थी? गेल की स्थापना कब हुई थी? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी पूछ रहा है। तो 1984 में हुई थी, याद रखिएगा इसको। 1984 में हुई थी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है बताना है आपको। तो असम में स्थित है। डी आंसर सही है। नुमालीगढ़ जो है असम में है, तो वहीं पे स्थित है। यह रिफाइनरी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की सहायता से यह घरेलू तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तो घरेलू जितना तेल होता है वहाँ पर शोधन होता है। ठीक है, जो असम से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा वो होती है जैसे सूर्य, पानी, हवा, ये गैर परंपरागत हैं। परंपरागत इसको हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, जीवाश्म ईंधन, गोबर वगैरह पहले यूज करते आ रहे हैं। पेट्रोलियम हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब आते हैं उसमें। तो पूछ रहे कौन सा नहीं है बता रहे थे। बायोगैस, कोयला, पवन चक्कियाँ, सौर ताप। तो इसमें कोयला जो है वो स्रोत नहीं है। तो बी आंसर सी का 60 का कोयला नहीं है। बाकी सब बायोगैस मतलब कि गोबर को सड़ा के जो गैस बनती है वो गोबर गैस होती है। 61 है, किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम एक गहन देश देखभाल इकाई ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? तो प्रोजेक्ट प्राण जो है किसने विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने किया है। IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इसका सही आंसर है। जेमिनी पूर्ण रूप से क्या है? जेमिनी के बारे में आपने सुना होगा। हेलो जेमिनी, तो जेमिनी क्या है बताइए। तो गगन इनेबल्स मेरीनेट्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो पहला इसका सही आंसर है। तो गगन इनेबल मेरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ए इसका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरा लेख विद्या से क्या तात्पर्य है? पूरा लेख विद्या से क्या तात्पर्य है बताना है। तो पहला है शिलालेखों का अध्ययन, कंकालों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। तो क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन है। ए आंसर सही है इसका। शिलालेखों का अध्ययन है। न्यून तापमानों मतलब क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? अंतरिक्ष यात्रा में, शैलकर्म में, चुंबकीय प्रोत्थापन में, दूरमिति में। अंतरिक्ष यात्रा में, शैलकर्म में, दूरमिति में। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन, दूरमिति में। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसका पहला सही है। अंतरिक्ष यात्रा में भी इसका होता है, शैलकर्म में होता है और चुंबकीय प्रोत्थापन में भी होता है।
मैग्नेटिक लेविटेशन में होता है इसका। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अंतरिक्ष को निम्नलिखित में से किससे इंगित करते हैं? अंतरिक्ष को निम्नलिखित किससे इंगित करते हैं? जहाँ गुरुत्वाकर्षण और गैसों की मात्रा प्रचुर हो, नहीं। जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता हो और गैसों की मात्रा नगण्य हो। जहाँ मानव अधिवास हो, तो नहीं। तो बी इसका आंसर सही है। अगला है वायुयान को निम्नलिखित कमानों में विभाजित किया जाता है। तो वायुयान को कितने कमानों में विभाजित किया जाता है? 6, 5, 7, 9। तो कितने में किया जाता है? तो 7 कमानों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना में 5 सक्रियात्मक और 2 कार्यकारी कमानें हैं। तो वायुसेना है, वायुयान नहीं है, गलत हम पढ़ रहे थे। एयरफोर्स है। ठीक है, एयरफोर्स को कितने कमानों में विभाजित किया जाता है? तो 7 कमान है एयरफोर्स में। ठीक है, याद रखिएगा एयरफोर्स था वो। निम्नलिखित में से किसे विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर के यूज में किसको यूज करते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ग्रेफाइट, यूरेनियम। तो ग्रेफाइट को मॉडरेटर के यूज करते हैं, ग्रेफाइट को। तो जो मॉडरेटर होता है का काम क्या होता है? विखंडन प्रक्रिया से निकलने वाले द्रुत न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करना। तो ग्रेफाइट लगा के उसको हम कम करते हैं। और हल्का जल, साधारण जल, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम आदि जो होता है वो विमंदक होते हैं। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ प्लेट लगा देते हैं इन लोगों की, ग्रेफाइट वगैरह की, टकरा के भी स्लो हो जाते हैं ना, तो ये अभिक्रिया और तेज करके बहुत विध्वंसक रूप पकड़ लेते। इस वजह से हम इसमें मंदक लगाते हैं। 68 भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को, अब्दुल कलाम को, सत्येंद्र नाथ बोस को, इनमें से कोई नहीं। तो भाभा को कहा जाता है, ये आंसर सही है। होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब या गठन कब किया गया था? तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो बताना है। 2009 में हुआ था, याद रखिएगा। बी आंसर सही है, 2009 में हुआ था। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, बताना है। तो पहला, प्रवाल भित्तियाँ प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रवालों का निर्माण पॉलिप द्वारा होता है, तो ये ठीक है। प्रवाल सैकड़ों समुद्री जीवों के लिए पालन का केंद्र है, तो ये भी ठीक है। प्रवाल विरंजन भित्तियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, तो ये भी ठीक है। तो पहला इसका सही नहीं है, ए आंसर ठीक है इसका। बाकी सब सही है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF द्वारा जारी करती है, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी की जाती है। तो डी आंसर सही है इसका। 72, रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? रेड लिस्ट निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? रेड लिस्ट बताना है। तो संकटाधीन प्रजातियों से, हरित ऊर्जा के उत्पादन से, जल संकट से, उपरोक्त से कोई नहीं। तो ए इसका सही है, संकटाधीन प्रजातियों से संबंधित है, ए आंसर ठीक है। अगला है, इस स्वालबार्ड ग्लोबल बीज भंडार किस देश में स्थित है? स्वालबार्ड स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। कहाँ लगता है आपको, कहाँ होगा बताइए? कहाँ है? तो नॉर्वे में है, याद रखिएगा इसको, नॉर्वे में है। बी आंसर इसका ठीक है। और जिसे नॉर्वे सरकार ने 2008 में खोला गया था इसको, ठीक है। तो स्वालबार्ड जो ग्लोबल बीज भंडार है, विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षित बीज भंडार है, जिसे नॉर्वे सरकार ने फरवरी 2008 में खोला था। यह बीज भंडार 45 लाख अलग अलग प्रकारों के बीजों को भंडारित करने की क्षमता रखता है। इसलिए रखा गया, कहीं आपदा आती है, पूरा हर चीज़ नाश हो जाता है, तो जो बचेगा तो वहाँ से जैव विविधता बची रहेगी, निकाल के हम उसे यूज कर सकते हैं। हबर्ट वक्र निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो हबर्ट वक्र के बारे में बताना है कि किस रूप में जानता है? एल वक्र के रूप में, जेड वक्र के रूप में, उल्टा यू के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो उल्टा यू के रूप में जाना जाता है हबर्ट वक्र। तो हबर्ट वक्र आकार के रूप में होता है, उल्टा यू के आकार में उल्टा यू होता है वो, ऐसे। और तो अमेरिका के जो भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एम किंग हबर्ट ने सुझाव दिया था कि किसी भी तेल क्षेत्र का उत्पादन एक घंटाकार वक्र के रूप में होता है। तेल क्षेत्र में उत्पादन का तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि उस क्षेत्र में तेल का भंडार लगभग 50% तक निष्कासित न हो जाए। तो वही इनका मतलब था। तो हबर्ट वक्र तेल निकालने वाले देशों से संबंधित है, एरिया से संबंधित है।
फोटोवोल्टिक सेल निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो फोटोवोल्टिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है बताइए? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सी आंसर सही है, सिलिकॉन का यूज होता है। सेल गैस के बारे में बताना। सेल गैस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सेल गैस मुख्यतः प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होती है, तो गलत है। मीथेन होता है उसमें, सेल गैस में, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है सेल गैस को प्राकृतिक गैस भी माना जाता है जो कि अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, तो दूसरा कथन सही है। बी आंसर इसका सही है। अगला है पुंगा घाटी लद्दाख में है, जलगांव महाराष्ट्र में है, तपोवन गुजरात में है, तातापानी छत्तीसगढ़ में है, तो कौन सा असंगत है बताना है। तो तपोवन जो है गुजरात में, यही गड़बड़ है। तपोवन भू तापी संयंत्र गुजरात में स्थित न होकर उत्तराखंड में स्थित है, तो याद रखिएगा इसको, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। बाकी तातापानी, जलगांव, महाराष्ट्र सब संगत है, उत्तराखंड में है ये तपोवन भूमि। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठजोड़ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताना है। तो नवंबर 2015 में हुई थी। ए आंसर सही है, नवंबर 2015 में। अगला है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य से, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो पहला स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरण के मुद्दों का समझना, वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरण के मुद्दों को समझना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, इनमें से सभी। तो इनमें सभी है, डी आंसर सही है। अगला है विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य सप्ताह जो होता है अक्टूबर में मनाया जाता है कि सितंबर में मनाया जाता है? तो बताइए, अक्टूबर या सितंबर? तो अक्टूबर में मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह को विश्व वन्य जीव सप्ताह कहा जाता है, तो सी आंसर सही है इसका। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पृथ्वी दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो पर्यावरण दिवस 5 जून, 2 हो गया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है कि 24 जनवरी है? तो 22 अप्रैल है, तो 1 का 4 हो गया। 1 का 4, सी का दूसरा, 1 का 4, 1 का 4, सी का दूसरा, तो डी इसका आंसर सही है, 81 का, 81 का डी सही है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। और पर्यावरण दिवस 5 जून को, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो 1 हो गया यहाँ। और संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 3 हो गया यहाँ, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, डी आंसर सही है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण को विक्षुब्ध करने के लिए सही नहीं है। तो क्या विच आर द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट? तो वनों की कटाई है, वनारोपण नहीं है, तो बी आंसर इसका सही है, ठीक है। तटीय क्षेत्र के विकास भी नुकसान करता है, शहरी विकास भी नुकसान करता है, वन कटाई करता है, तो बी इसका है। वनारोपण पर्यावरण नुकसान में सहायता नहीं करता, तो उसका बी आंसर सही है। अगला है 83 निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो सब्जियां, हड्डियां, केंचुआ, लोहे की जंग लगना, तो डी इसका सही आंसर है, 83 का। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसमें गलत है, ये डी नहीं होगा, इसमें बी आंसर सही है। मानव की हड्डियाँ, मानव की हड्डियाँ कभी कभी हजारों साल तक उसे बनी रहती हैं, तो बी इसका आंसर सही होगा, यही बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बाकी पहला है। दूसरा है लोहा भी अगर ज़मीन में रहते रहते धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो जंग लग के ऑक्सीकरण इसका होता रहता है लगातार, तो लोहा भी बायोडिग्रेडेबल है। केंचुआ भी है, सब्जी भी। हड्डियाँ में कभी कभी सभी अधिकतम हड्डियाँ खत्म हो जाती हैं, मगर कुछ हड्डियाँ जो हैं वो सदियों तक बनी रहती हैं, तो बी इसका आंसर सही है, याद रखिएगा। हमको भी लगा कि लोहा ही होगा, और लोहा नहीं है। 84 है वनों की कटाई के परिणामों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो वनों की कटाई के परिणाम जलवायु परिवर्तन होगा, मरुस्थलीकरण होगा, मिट्टी अपरदन होगा, सब होगा, ये आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई है? तो मूल इकाई क्या है? पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई क्या है? जनसंख्या, वातावरण, जैव आरक्षित क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, क्या है भैया? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, डी इसका आंसर सही है, पारिस्थितिकी तंत्र है। 86 है निम्नलिखित में से कौन सा
खाद्य श्रृंखला सही नहीं है। कौन सी खाद्य श्रृंखला सही नहीं है बताना है। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कौन सा क्रम सही है बताना है हमको। तो शाकाहारी होता है, फिर मांसाहारी होता है, फिर सर्वाहारी होता है, फिर अपघटक होते हैं। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। अगला है, यह पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक व्यवस्थित संबंध का गठन करता है। तो क्या है वो। तो स्थलीय और समुद्री के बीच एक व्यवस्थित संबंध का गठन करता था। आम के जंगल नहीं, मैग्रोव सदाबहार वन भी नहीं, बारिश जंगल नहीं, बी से मैग्रोव। 88 निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है। तो राज्य सरकार कर सकती है। सी आंसर सही है। 88 का सी है, राज्य सरकारों को ये पावर दिया गया है। सरकार वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने या गठित करने की घोषणा कर सकती है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो यह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। सी आंसर सही है। कोविड-19 के फैलाव के लिए उत्तरदायी क्या है। तो SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, कोरोना-19, SARS-CoV कौन था ये। तो SARS-CoV-2 था। बी आंसर सही है इसका। SARS-CoV-2 था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। अप्सरा, ध्रुव, कैगा, कामिनी। तो कौन सा अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। तो अप्सरा, ध्रुव, कामिनी, कैगा नहीं है। 91 का सही। कैगा जो रिएक्टर है वो कर्नाटक में स्थित है, परमाणु ऊर्जा बनाता है। ठीक है, अगला है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जल की गुणवत्ता और इसके द्वारा समर्थित जीवों के प्रकार की एक उत्तर संकेतक है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जल की गुणवत्ता और इसके द्वारा समर्थित जीवों के प्रकारों की एक उत्तर संकेतक है। दूसरा है, क्योंकि रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब जलीय सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग की गई घुली हुई ऑक्सीजन की मापक है। तो कौन सा सही है इसको बताना है। तो कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। सी आंसर इसका सही है। दूसरा गलत है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD जलीय सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग की गई गोली ऑक्सीजन की मापक नहीं होती। ठीक है, ये डिकम्पोज जो उसमें वो होते हैं डिकम्पोज करने में किसी भी चीज़ को जो डिमांड की जाती है ऑक्सीजन की वो होती है। ठीक है, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जिसे सामान्यतः घुली हुई ऑक्सीजन कहा जाता है, यह जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। समझ लीजिए, जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग होती है वो जलीय सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन का माप नहीं है। वो COD जो है, COD क्या है लास्ट में समझिए। COD क्या है। तो COD एक मानदंड है जिसका उपयोग जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करने के लिए किया जाता है। कितने कार्बनिक पदार्थ अवेलेबल हैं उन्हीं को मापने के लिए COD का यूज किया जाता है। क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं को अपघटन करने के लिए जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो उसको कहते हैं COD। ठीक है, COD उसको कहते हैं जब उसको तोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जल में, तो उनको तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको COD कहते हैं। याद रखिएगा इसको। 93 नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही जल निकाय पोषक तत्वों में पुष्ट समृद्ध होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सुपोषण कहते हैं उसको। बी आंसर सही है, सुपोषण कहते हैं, बी है। जैसे अपने गांव में देखे होंगे कि जो नदी नाला होता है गांव में, जो गड्ढा कहीं है वहाँ पे घरों से जो बर्तन धुलाई और खान पीन वाला जो भी कूड़ा कचरा वाला जो भी पानी उसमें आता है तो देखेंगे तो वहाँ जलकुंभियाँ, शैवाल, तरह तरह के जानवर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो वो यूट्रिफिकेशन का ही होता है, गुड जो न्यूट्रिशन मिलता है तो सुपोषण हो जाता है और बहुत भयंकर तरीके से प्रपुष्ट हो जाते हैं उसमें शैवाल और अन्य जो झाड़ियाँ होती हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक यूरेनियम में किस यूरेनियम समस्थानिक के संकेंद्रण को संवर्धन प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। तो किसको बढ़ाया जाता है। यूरेनियम 235 को। तो प्राकृतिक यूरेनियम में जो होता है, प्राकृतिक यूरेनियम में
किस यूरेनियम समस्थानिक के संकेंद्रण को संबंधित संवर्धन प्रक्रिया में बढ़ाया था? तो यूरेनियम 235 को याद रखिएगा, बी आंसर इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचार का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न स्वरूप हैं और किसी वस्तु के गिरने का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है? किसने ये बोला था ऐसा? बहुत पहले ही बोल दिया था इन्होंने। कौन बोला था ये? तो कणाद ने बोला था ऐसा। सी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है ये। तो कणाद है जिन्हें कश्यप भी कहते हैं, कणाद को कश्यप भी कहते हैं, कश्यप नाम से जाना जाता है इनको। तो एक प्राचीन भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक जो स्कूल था इनका, तो उससे संबंधित हैं। उनकी स्थापना की थी उन्होंने, और उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही पदार्थ के भिन्न रूप हैं। उनके पास गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा भी थी, यह मानते हुए कि वस्तुएं पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती हैं। तो कणाद ने बहुत पहले इसको बोल दिया था, तो इसका सी आंसर सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप देखा है कि ठंडे के मौसम में आपके घर में छिपकली नहीं देखे सकते? आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले जाते हैं? तो कहाँ चले जाते हैं बताइए? तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, बी आंसर सही है उनका, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो शीतोष्ण देशों में रहने वाले जीवों उस निष्क्रिय या अवसन अवस्था को शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाइबरनेशन को कुछ जो प्राणियों के बीच सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधियों की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उनका मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है और वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो बी आंसर इसका सही है, छिपकली इसलिए नहीं दिखा देती है। अगला है, भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव और ट्रेनों पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RITS स्थापित कर रहा है। तो इस संबंध में निम्न में से किस संस्थान के सहयोग से RITS विकसित किया गया है? तो DRDO, इसरो, IIRS, IDSR। तो किसके सहयोग से किया गया है ये? तो इसरो के द्वारा। सी इसका आंसर सही है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल। तो कौन था बताइए? तो एप्पल था। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था, याद रखिएगा इसको। फर्स्ट संचार उपग्रह, संचार पूछा है, याद रखिएगा। इसे भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया, जबकि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय जो उपग्रह था स्वदेशी तकनीक से निर्मित था वो आर्यभट्ट था, याद रखिएगा इसको। नाविक के संबंध में बताना है कि नाविक के अंतर्गत कार्य करने वाले उपग्रहों की संख्या कितनी है? 9 है, 8 है, 7 है, इनमें से कोई नहीं। तो कितना है उसमें? 7 है, 7 उपग्रह हैं। व्हील का अर्थ क्या है? व्हील विदाउट लेचर लाइन, विदाउट लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। तो क्या है व्हील का मतलब? तो वायरलेस इन लोकल लूप इसका मतलब होता है। वायरलेस इन लोकल लूप यह स्थानीय बेतार तकनीक है, जैसे वाईफाई की, जिसका बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा संचार के साथ टेलीफोन सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो व्हील के साथ ही पहले आता था, अभी भी आता है। BSNL में फ़ोन करिए और लैंडलाइन लगवाइए, फ़ोन करिए और नेट चलाइए। जैव उर्वरक के संदर्भ में निम्न कथनों में क्या सत्य है? तो जैव उर्वरक नवीकरणीय संसाधन है। राइबोजियम दलहनी फसलों की जड़ों की गांठ में रहते हैं। माइकोराइजा यह एक जीवाणु है। भारत में 2 प्रकार के जैव उर्वरक राइबोजियम और नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा सही है इसमें? तो तीसरा जो है गलत है, बाकी 20 का आंसर सही है कि 1, 2 और 4 सही है। तो माइकोराइजा जो है जीवाणु न होकर फफूंदी है, याद रखिएगा इसको। फफूंदी है ये, वो कवक है, फंगी है ये माइकोराइजा। माइकोराइजा एक फंगी है। 1, 2, 4 इसका सही आंसर है, बी वाला। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में इस्पात उद्योग द्वारा छोड़े जाने वाले कुल महत्वपूर्ण प्रदूषक है? तो इस्पात उद्योग द्वारा जो छोड़े जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषक सभी हैं इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी हैं। डी आंसर सही है, सभी हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट बनाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट बनने के लिए 1500 संवहनी पादप स्थानिक क्षेत्र से होनी चाहिए। तो ठीक है,
प्रजाति वनस्पति का 70% विलुप्त हो गया, तो दोनों ही कथन सत्य है, इसका सी आंसर सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तभी जैव विविधता हॉटस्पॉट बनता है। और संवहनी पादप के अतिरिक्त यहाँ अन्य पादप को नहीं दर्शाया जाता, अन्य को नहीं दर्शाया गया हो तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो जैव विविधता समझौता संधि, साइट्स अंक्लोस बैलास्ट संधि। तो क्या है इसमें? जैव विविधता समझौता संधि, ए इसका सही है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, सरकार ने 2022 तक 10% इथेनॉल मिश्रण और 2030 तक 20% E20 का लक्ष्य रखा है। दूसरा है, सरकार ने इथेनॉल प्राप्त करने के लिए गन्ना, मक्का, फल, सब्जी, अपशिष्ट बाजार आदि खाद्यान्न को शामिल किया है, जो कि 2018 तक गन्ने तक सीमित था। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, सी इसका आंसर सही है, याद रखिएगा। तो पेट्रोल पर निर्भरता को कम करने के लिए, आयातित पेट्रोल निर्भरता पर कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम 2003 में लाया गया था। ये पूछ सकता है कब आया था? 2003 में आया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यह एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का। 107 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने से संबंधित क्या समस्याएं हैं? तो पहला है, ईंधन के जलने पर स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, हाइड्रोजन को जलाने पर पानी उत्पन्न होता है, तो ये भी ठीक है। तीसरा ही समस्या, इसमें प्रमुख समस्या तीसरी है कि हाइड्रोजन को उत्पादित करने के लिए ऊर्जा खर्च होती है, और ऊर्जा कैसे बनती है इस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन जो बना है वो स्वच्छ है कि नहीं। तो इसलिए ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इस तरह के 3-4 हाइड्रोजन के प्रकार हैं, उत्पादन के तरीके पर डिपेंड करता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन से अगर हम उत्पादित करते हैं तो उसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इस वजह से अभी हाइड्रोजन यूज अभी हो नहीं पा रहा है सही से। 108 नंबर का है कि मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? तो तेलंगाना में है, याद रखिएगा, ए इसका आंसर सही है। डाप्सन इकाई किसके मापन के में प्रयोग होती है? तो डाप्सन इकाई किसकी होती है? ओजोन घनत्व, मृदा की मोटाई, रेडिएशन उपयुक्त से कोई नहीं, तो ओजोन के लिए होती है। ए इसका आंसर सही है, डाप्सन ओजोन घनत्व के लिए। नेशनल पार्क है और अवस्थिति है, तो मेलिंग नेशनल पार्क, सैंडल पीक, बेतड़ा, सिंगलीला नेशनल पार्क। तो बताइए कहाँ कौन है? तो सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार, बताइए तो कहाँ पे है? सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, तो बात ठीक है। ठीक है, पहला सही है। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार, ये भी ठीक है। बेतला जो है उड़ीसा में है, सिंगलीला तो यहाँ पे है, ठीक है। बेतड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यही भी दामोदर पर टिका हुआ है, तो सी आंसर सही है, इसका यही गलत है। तो ये झारखंड में है, याद रखिएगा, झारखंड में है बेतला। इंपॉर्टेंट है, पूछता है बेतला को, बेतला जो है झारखंड में, इसको याद रखिएगा। अगला है, उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक मिशन राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? मेगा ट्रॉपिक मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में अवस्थित है? इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है। कहाँ है ये? फ्रांस में, बी आंसर सही है, फ्रांस में है। ये जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिकल मिशन बनाया गया है, याद रखिएगा, फ्रांस में है। 112वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मौसम विज्ञान संगठन व यूनेप द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? तो यूनेप है, और यूनेप और मौसम विज्ञान संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मौसम विज्ञान संगठन व यूनेप द्वारा बनाया गया है? तो कौन सा संगठन हो? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संघ, इनमें से कोई नहीं, तो पहला इसका ठीक है। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पैनल जो है वो IMO प्लस
IMO प्लस यूनेप ने बनाया है। ठीक है, IMO प्लस यूनेप ने इसको बनाया है, याद रखिएगा। 193वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पक्षियों की घटती जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो बायो पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक, केमिकल फर्टिलाइजर। तो कौन कौन से हैं, तो ये बताना है। तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो इसमें बायो फर्टिलाइजर काट दीजिए, बायो फर्टिलाइजर नहीं होता। ठीक है, पेस्टिसाइड या मच्छर विषकारक है और केमिकल फर्टिलाइजर है। तो सी इसका आंसर सही है, तीनों हैं, 2 3 4 पहला नहीं है। तो जो बायो फर्टिलाइजर है वो नुकसान नहीं पहुंचाते उनको। बायो पेस्टिसाइड जैसे गौमूत्र हो गया, ऐसी चीज़ें होंगी, कहाँ नुकसान पहुंचाते हैं उनको। 144 है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजाति से नहीं, खतरे में स्थित वन्यजीव से भी नहीं, मानव गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। सही आंसर सही है। तो ये आर्द्र भूमि है, वो खतरे में, तो उसको रखते हैं इसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। ये उसका भाग है, क्या कहते हैं कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर साइट का। यूट्रिफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता में कमी, मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है। यह जलाशय विशेष परिस्थिति तंत्रों को नष्ट कर देता है। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या है? क्या है कारण इसका? तो जल निकायों में प्रदूषण में वृद्धि, रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त यौगिक में वृद्धि, रोगाणु में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कारण निम्न में से क्या है, बताना है। रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त यौगिक में वृद्धि। तो बी इसका आंसर सही है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के गठन वर्ष के अनुसार कौन सा क्रम सही है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी बताइए? 1988 में आई थी राष्ट्रीय वन नीति। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। तो कौन हो गया सबसे पहले? सबसे पहले 72 हो गया। 1 4 2 3, 1 4 2 3, डी इसका आंसर सही है। तो इसमें पूछता है, इसको याद रखिएगा, ये वाला पूरा मामला पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक शामिल हैं। पर्यावरण में क्या शामिल? लिथोस्फीयर, जलमंडल, वातावरण, बायोस्फीयर। तो क्या क्या शामिल है? चार जो हैं उसमें क्या क्या शामिल है? प्रमुख 4 घटकों में क्या क्या शामिल है बताइए? तो सभी शामिल हैं, सी आंसर सही है इसका। तो लिथोस्फीयर, जलमंडल, वातावरण, बायोस्फीयर सभी शामिल हैं। मानव क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट, आधुनिक वातावरण, प्राचीन एनवायरनमेंट, मानव जनित पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। तो डी आंसर सही है इसका, 118 का डी आंसर सही है। अगला है एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंक्षी या अभयारण्य कौन सा है? तरंगनथिट्टू, ये तमिलनाडु में है। बखीरा, बेंदाथांगल भी यहाँ नहीं है। लाख बहुसी यहाँ है, बखीरा है। तो 119 का डी सही है, लाख बहुसी अभयारण्य। अब लाख बहुसी है कहाँ, इसके बारे में बताना है। कहाँ है लाख बहुसी वन्यजीव अभयारण्य? तो कमेंट करके बताइए कहाँ है लाख बहुसी। तो इसका डी आंसर सही है। अब 120 उत्तर प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बताया था इससे कई वीडियो में मैंने बताया कि आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्णीय, मानसून जलवायु, रेगिस्तान, पर्वतीय जलवायु। तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश जलवायु आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, परिभाषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से 3 प्रमुख मौसम होते हैं। तो शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म होता है, बारिश होती है। तो ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो 1952 में की गई थी, बी आंसर सही है। 1952 में
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। और उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना जो हुई थी 1974 में हुई थी। वन निगम एट यूपी 1974 में, ठीक है। अगला है आरक्षित वन और संरक्षित वन बताना है। तो आरक्षित वन वो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट और कंजर्व्ड फॉरेस्ट, तो पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होते हैं। इनमें वृक्षों की कटाई एवं पशुचारण प्रबंधित होता है। तो सत्य है पहला। आरक्षित रिजर्व होते हैं ये। आरक्षित क्या होते हैं? इनका नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है। इसमें ईंधन की कटाई एवं पशुचारण प्रतिबंधित नहीं होता। तो ये दो भी सही है, तो दोनों ही सत्य हैं। सी आंसर सही है इसका। आरक्षित ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना का संचालन वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु कब से प्रारंभ किया गया था? तो 2007 से 8 है, 2008 से 9 है और 2009 से 10 है, 10 से 11 है। तो 2007 से 8 में हुआ था। ए आंसर इसका सही है। अगला है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चीड़ है, तेंदुपत्ता है, भोजपत्र, खैर है। तो खैर को कत्था कहते हैं, तो 4 हो गया ये। भोजपत्र क्या कहते हैं? भोजपत्र क्या बनता है? तो भोजपत्र से क्या बनता है? तो प्राकृतिक कागज बनता है भोजपत्र से। वो खैर का पहला हो गया, भोजपत्र का 4 हो गया। तेंदुपत्ता से क्या बनता है? बीड़ी बनती है। तेंदुपत्ता से बीड़ियाँ बनती हैं, 3 हो गया। चीड़ से क्या बनता है? तारपीन का तेल बनता है, तो 2 हो गया। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ए आंसर सही हो गया, 2 3 4 1। ए आंसर ठीक है इसमें। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बरेली में, तो बरेली में क्या बनता है? मेरठ में क्या बनता है? मेरठ में खेल का सामान बनता है, तो 4 हो गया ये। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, तो 3 हो गया। सहारनपुर में माचिस एक कागज़ बनता है, 2 हो गया। बरेली में माचिस से प्लाईवुड होता है या तो सहारनपुर में? इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो बताइए कहाँ बनता है माचिस? माचिस बनता है बरेली में, तो 1 होगा। 1 4 3 2। ये आंसर सही है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की जो स्थापना है देहरादून में है। 1982 में की गई थी इसकी स्थापना, देहरादून में, याद रखिएगा। इस 27 से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो झांसी का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, सारनाथ, वाराणसी। तो कौन सा शामिल है? तो झांसी का किला नहीं शामिल है। डी आंसर सही है, झांसी का किला भी शामिल नहीं है। अगला है भारत की पहली और विश्व की चौथी नाइट सफारी परियोजना कहाँ चली की गई है? भारत की पहली और विश्व की चौथी नाइट सफारी परियोजना ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई। तो लखीमपुर की, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ। डी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। ए आंसर सही है। तो भारत की पहली और दुनिया की चौथी नाइट सफारी जो है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय परिसर से सटे यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में 250 एकड़ में विकसित की गई है। इसे चीन और सिंगापुर में स्थापित नाइट सफारी की तर्ज पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा है। ए इसका आंसर सही है। 129 है, क्या है? नीरी स्टैंड फॉर नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नीरी का फुल फॉर्म बताना है। क्या है नीरी का फुल फॉर्म? तो नीरी का फुल फॉर्म होता है नीरी इज फंडेड एंड क्रिएट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूछ रहे क्या इसमें सही है, बताना है हमको। तो फुल फॉर्म नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है। तो पहला है नीरी का अर्थ राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान उपकरण है, ठीक है। नागपुर में नीरी की स्थापना 1958 में की गई थी, तो ये भी ठीक है। NI नीरी को भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित और निर्मित किया गया है, तो ये भी ठीक है। भारत में नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, तो ये भी ठीक है। तो चारों ही सही है, तो फिर सभी सही है। सी इसका सही आंसर होगा। सभी सही हैं इसमें नीरी के बारे में, ठीक है। नीरी के बारे में सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बताना है। तो DDT का प्रयोग डाइफेनाइल ट्राइक्लोरीन है, उसका पर्याय जो है DDT का। DDT एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। DDT का पहली बार 1874 में ऑस्ट्रेलिया के रसायनज्ञ ओथर जेडर द्वारा संश्लेषित किया गया था। DDT मूल रूप से कीटनाशक के रूप में विकसित किया गया था। तो क्या इसमें गलत है, बताना है।
तो पहला ही इसका गलत है। तो जो DDT का ट्राइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, ट्राइक्लोरोइथेन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहला ठीक है इसका। तो पहला इसका सही है, यही सही नहीं है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर का। क्या कह रहा है कि भूप्रेक्षण उपग्रह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है भारतीय संचार उपग्रह प्रणाली भूप्रेक्षण उपग्रहों पर आधारित है। तो पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो संचार उपग्रह प्रणाली होती है ये यहाँ पे नहीं स्थापित होती है। भूप्रेक्षण क्षेत्र में वो उपग्रह स्थापित होते हैं जो रिमोट सेंसिंग करते हैं, जो भूमि के बारे में भौतिक, रासायनिक और जैविक सूचनाओं एकत्रित करते हैं। दूर संवेदी सूचकांकन सब सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं जो रिमोट सेंसिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है भूप्रेक्षण उपग्रह का प्रयोग आपदा प्रबंधन में किया जाता है। हाँ, दूसरा वाला ठीक है। तो बी आंसर सही है। पहला इसलिए गलत है कि भूप्रेक्षण उपग्रह जो होते हैं वहाँ पे रिमोट सेंसिंग वाले जो उपग्रह होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में पूरे देश में लागू किया गया फास्टैग प्रणाली में उपयुक्त जो तकनीक है उसका क्या नाम है। तो पहला है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो यही सही भी है, तो पहला ही कथन सत्य है, बाकी तीनों असत्य हैं। 133 नंबर क्वेश्चन फोटोवोल्टिक सेल से जुड़ी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, यह दृश्य प्रकाश को प्रत्यक्ष धारा DC में बदल देती है। दूसरा है, यह पराबैंगनी विकिरण को भी प्रत्यक्ष धारा या DC में डायरेक्ट करंट में रूपांतरित कर देती है। तो क्या सत्य है ये बताना है। तो DC में बदलती है यही बताना है। कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका सी आंसर सही है। यह दृश्य प्रकाश को DC करंट में बदल देती है और पराबैंगनी विकिरण को भी प्रत्यक्ष DC करंट में बदल देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो दवाइयाँ होती हैं FDC को कहते हैं, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों के संदर्भ में निम्न कथनों में क्या सत्य है बताना है। तो ये इसी दवा जो 2 या 2 से अधिक औषधि दवाओं के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा, इन दवाओं में कोरेक्स, सेरेडॉन, डीकॉल्ड टोटल, तो ये सब ऐसे ही हैं फिक्स डोज वाली। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित नहीं मानी जाती हैं। तो इस सी भी सही है इसका। तो उपरोक्त में सभी सत्य हैं, इसमें डी आंसर इसका सही, सभी सत्य हैं। ठीक है, तो सभी सत्य हैं। अब ये है संस्थान है और अवस्थिति है। कूट से बताना है कि कहीं सही चयन कौन है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान मुंबई में है, तो सही बताना है। तो पहला गलत है। जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान है तमिलनाडु में है, मुंबई में नहीं है, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन्स केंद्र कहाँ पे है। तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन्स केंद्र कोलकाता में है ये। ठीक है, उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर में है, तो यही सही है। 30 बी सही आंसर, केवल 3 सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी द्रव्य में डूबे किसी ठोस पर लगा ऊपरी मुखी बल, किसी द्रव में डूबे ठोस पर लगा ऊपर मुखी बल ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह नियम किसका है। तो स्क्वायर आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। सी आंसर सही है। अगला है फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जो होता है उसके बारे में विचार करना है। तो कौन सा कथन सत्य बताना है। तो इसमें परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है। नहीं भाई, परमाणु संलयन होगा, पागल बना देगा। ये परमाणु संलयन नहीं होता, इसमें परमाणु विखंडन होता है। ठीक, दूसरा है ईंधन के रूप में प्लूटोनियम यूरेनियम ऑक्साइड इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या सत्य है इसमें। तो केवल दूसरा सत्य है, 20 का सत्य आंसर है। अगला है नाभिकीय संयंत्र में भारी जल का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। जो भारी जल होता है वो मंदक का कार्य करता है। ठीक है, यह एक प्रकार के मंदक के रूप में कार्य करता है। तो क्या सत्य पूछा है बताइए। तो वो भारी जल जो होता है वो मंदक का कार्य करता है। तो और कहीं कहीं इसको मॉडरेटर या एब्जॉर्बर दोनों के रूप में यूज किया जाता है। तो उसमें दोनों कथन सत्य हो सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य है इसमें। सी आंसर सही है। तो भारी जल जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसमें 0.014 साधारण जल होता है। इस प्रकार जल के अणु जो होते हैं D2O अणुभार उनका 20 होता है। भारी जल का मुख्य उपयोग जो नाभिकीय संयंत्रों में होने वाले नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को
अवशोषित करने के लिए किया जाता है इनका, ठीक है। तो मंदक के रूप में कार्य करते हैं, मॉडरेटर उसको ही कहते हैं। तो एब्जॉर्ब करते हैं या फिर टकरा के उनको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ये सी आंसर सही है। अगला है 5G तकनीक के बारे में बताना है, तो यह अल्ट्रा लो लेटेंसी पर कार्य करती है, तो सही है। दूसरा है इसमें डेटा स्पीड 2.20 गीगा बाइट प्रति सेकंड की सीमा से होने की उम्मीद है, तो दोनों कथन सत्य है, सी सही है। पिच क्या होती है, तारत्व क्या होता है, ध्वनि का एक गुण है, ध्वनि का गुण होता है पिच, ठीक है। तारत्व आवृत्ति का व्युत्क्रमणपाती होता है, तो ध्वनि आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध में होता है, तो ध्वनि क्या इसका समानुपाती होता है, ये तारत्व आवृत्ति का व्युत्क्रमणपाती होता है, क्या सत्य बताना है। केवल पहला सत्य है, दूसरा गलत है इसमें, तो ए इसका आंसर होगा। तो अधिक तारत्व होता है, जिसमें तारत्व जो इसका अधिक होता है उसकी आवृत्ति भी अधिक होती है, तो समानुपाती होता है, व्युत्क्रमणपाती नहीं होता। तो तारत्व जिसका अधिक होगा उसकी आवृत्ति भी अधिक होगी, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व भी अधिक होगा, इसलिए केवल एक सही है। उपग्रही कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भू स्थिर कक्षा भूमध्य रेखीय तल की वित्तीय कक्षा है, तो पहला सही है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, वो क्या है, भू रेखीय तल की वृत्तीय कक्षा है, तो सही है। दूसरा है सामान्यतः संचार संबंधित उपग्रह सूर्य की तुल्य मतलब कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित होते हैं, तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होते हैं, तो ये नहीं, गलत है। जो संचार पूरा हमको बताए थे आपके बहिर्मंडल में लगभग 400 या 500 के किलोमीटर ऊपर स्थापित किए जाते हैं वो, तो केवल एक ही सही है इसमें। जियो सिंक्रोनस 3600 किलो ऊपर के आसपास होता है, याद रखिएगा उसको, 36,000 किलोमीटर होता है वो जियो सिंक्रोनस जो कक्षा होती है, जो जियो सिंक्रोनस करें, जियो स्टेशनरी जो होती है। जियो स्टेशनरी है, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला इसका ठीक है। जो संचार उपग्रह होते हैं उससे पहले भी हमने बताया था कि वो लोग बहुत दूर नहीं, वो 400-500 की स्थिति पे ऊंचाई पर रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला है इसरो ने तमिलनाडु के थूथुकुड़ी को अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए चुना है। दूसरा, थूथुकुड़ी समुद्र के किनारे निकटता रॉकेट को सीधे दक्षिण की ओर लॉन्च करने के लिए आदर्श स्थान बनाती है। इसके दोनों कथन सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है, तो ए इसका आंसर सही है। इसलिए वो किया कि दक्षिण की ओर उसका सीधे दक्षिण की ओर लॉन्च करेगा, तो अगर गिरेगा भी तो समुद्र में ही गिरेगा। अगला है चयापचय या मेटाबॉलिज्म के संदर्भ में निम्न कथनों में क्या असत्य बताना है। तो तीव्र मेटाबॉलिज्म दर वाले व्यक्ति ऊर्जावान और सक्रिय होते हैं, क्या सत्य बताना है। तीव्र मेटाबॉलिज्म दर वाले व्यक्ति का वजन जल्दी बढ़ता है, और यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है, तो क्या असत्य है बताना है। तो तीव्र मेटाबॉलिज्म वाले दर वाले व्यक्ति का वजन जल्दी बढ़ता है, ये गलत है। स्लो जिसका मेटाबॉलिज्म होता है उनका जो होता है वजन जल्दी बढ़ता है, तो इसका बी आंसर ठीक है, यही सत्य है। बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, सब ठीक है, ए और सी सही है। अगला है भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कि इसके तहत परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, तो BMD नहीं है वो, तो BMD कार्यक्रम के तहत जो है अस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित करने तैनात करने की बात की जा रही है इसमें, तो पहला इसका सही नहीं है। दूसरा है इसमें वायुमंडल के बाहर तथा अंदर दोनों तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल तैनात की गई हैं, तो दूसरा सत्य है, तो बी इसका आंसर सही है। तो जो BMD है वो बैलिस्टिक मिसाइलों से, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनसे हमले को बचाने के लिए BMD जो बैलिस्टिक रक्षा मिसाइल जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है भारत का, ताकि उनको रास्ते में नाकाम किया जा सके, इसलिए पहला गलत है। दूसरा है कोरोनरी स्टेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है इसे रक्त नलिकाएं ब्लड वेसल में लगाया जाता है, तो पहला ठीक है।
कोरोनरी स्टेट को रक्त व नलिकाओं में लगाया जाता है। दूसरा है यह हृदय को रक्त की सप्लाई की सीमित करने हेतु सर्जरी के माध्यम से लगाया जाता है। तो कौन सा सही है बताना है। तो दूसरा इसका गलत है, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है वो सप्लाई को सीमित करने, सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है जिस नस में, तो वहाँ पे जो वो रक्त की सप्लाई को बाधित करता है, तो उसी को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो केवल एक सही है इसमें, दूसरा गलत है। अगला है कथन 1 और कथन 2 का कारण है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के ऊर्जावान रहने के लिए इंसुलिन का निर्माण होना जरूरी है। तो पहला सही है। दूसरा है इंसुलिन द्वारा पहुंचाई गई शुगर से ही कोशिकाओं का सेल्स को ऊर्जा मिलती थी। ये गलत है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, तो इसी वजह से ये नहीं शुगर को पहुंचाता है। तो आर वाला गलत है। तो सी आंसर सही है इसका। ए सही है, आर गलत है। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है। पृथ्वी, ब्रह्मोस, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, नाग। तो इसके थ्रू कौन कौन सी जो मिसाइलें हैं वो बनाई गई हैं, और कौन कौन से जो हथियार हैं वो बनाए गए, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला बनाया गया था इसी के थ्रू। दूसरा ब्रह्मोस नहीं बनाया गया। ब्रह्मोस रूस और इंडिया का एक संयुक्त प्रोग्राम है। आकाश बनाया गया, त्रिशूल, अग्नि, नाग, ये सब बनाया गया था। 1, 3, 4, 5, 6 बनाया गया है। तो सी आंसर सही है, 1, 3, 4, 5, 6। दूसरा नहीं बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, क्योंकि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो कौन सा सही है बताना है। तो अधिक नहीं होता, कम होता है। तो ये गलत हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। सी आंसर सही है। तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन है, उसका जो उत्पादन कम होता है, इसलिए नींद नहीं आती। 150 है। यह दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंब करता है। यह दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। यह दर्पण दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। यह दर्पण प्रकाश के अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। यह दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में लाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता अवतल दर्पण की है, तो बताना है। तो यह दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। तो ये गलत है पहला, यह उत्तल दर्पण लगता है। दूसरा है इसमें यह दर्पण दांत डॉक्टर का उपयोग किया जाता है। दूसरा ठीक है। इसका तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। गाड़ी के हेडलाइट में लगाया जाता है इसको। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर। सी आंसर सही है इसका। यह दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है, याद रखिएगा। 150 है कि डॉट्स वैश्विक क्षय रोग नियंत्रण योजना के तहत संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सही कथन ज्ञात कीजिए। विचार करना है क्या है, तो सत्य बताना है हमको। तो डॉट्स के अंतर्गत रोगी का अप्रत्यक्ष रूप से इलाज किया जाता है। दूसरा है यह 6 से 8 महीने की अपेक्षित दवा कोर्स होता है। तो पहला गलत है, डायरेक्ट होता है इलाज। डॉट्स की सफलता के लिए विश्व बैंक ने भारत को 750 करोड़ रुपया ऋण उपलब्ध कराया है। तो ये भी गलत है। केवल 2 सही है इसमें। डी सही है, 6 से 7 महीने का अपेक्षित कोर्स होता है। तो 150 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।